एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा एमसी सोचने में लगा हुआ होता है तभी उसके दरवाजे के पास कोई आता है और नॉक नॉक करने लगता है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद उस दरवाजे को खोलने के लिए वहां पर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं ब्रिदन क्वीन होता है। तभी जो ब्रिदर क्वीन है वो उससे कहने लगता है कि जी यूए, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा अच्छी गुड न्यूज देने के लिए आया हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है गुड न्यूज, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है और उस न्यूज से मेरा क्या लेना देना। तभी जो क्वीन होता है उसे समझाते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो कि तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर चुनना चाहे या फिर वो तुम्हारा मास्टर बनना चाहे। और ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि उनसे पावरफुल एक बंदा है, उसकी नज़र तुम पर है, इसके कारण वो तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना रहे हैं। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार वह ऐसा कौन सा बंदा है जो कि उन डायरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या वो लेफ्ट गार्ड जू जिंग है या फिर राइट गार्ड लिू यांग। की बात सुनने के बाद वो क्वीन काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ये हेड है, हेड यानी कि उसके लीडर, उनके भी बाप, लेफ्ट एंड राइट के भी बाप, और कोई नहीं बल्कि मैं स्काई विंड हैंड लियू डोंग। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिए यांग गैंग कैंटीन का, जहां पर हमारा एमसी जब खाना खाने के लिए गया होता है तो सभी के सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि ये देखो ये वही है, ये वही है, ये वही है। और इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा नजरों को जब देखता है, कितने ज्यादा लोग घूरने में लगे हुए हैं, तो मन में सोचते हुए कहने लगता है, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरी जो न्यूज है कि मैं हेड का स्टूडेंट बन चुका हूँ और वो मेरे मेंटी बन चुके हैं, वो जो न्यूज है वो ऑलरेडी यहाँ पर फैल चुकी है। और तभी बाकी के जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो उसके पास जाकर उसे ग्रीट करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। ये कह सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि इस तरीके की जो तारीफ है उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुनी। और जब वो इस तरीके का एनवायरनमेंट देखता है तो वो एक कोने में जाकर अपने सिस्टम विंडो को खोलते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो भी अपने इच्छा अनुसार। ये सभी के सभी लोग अपने कनेक्शन को बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये वाकई में बहुत ही परेशानी वाली चीज़ है। और जब वो अपने सिस्टम के उस पैनल को देखता है तो वहां पर पता चलता है कि उसके जो सोल पॉइंट्स है वो काफी बढ़ जाते हैं और कह रखता है कि लियो लाओ लियो को मारने के बाद और बाकी जो 3 लोग थे उनको मारने के बाद उनकी जो सोल एनर्जी है वो मेरे पास आ चुकी है। अभी मैं इस सोलर एनर्जी को बचा कर रखूँ। और हमें दिखाया जाता है कि 672 इसकी सोल एनर्जी है। और जब वो सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि ब्रदर वाई, कितने ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं वही मिस्टर क्वैन होता है जो कि उससे सिल्वर टेल्स मांगने में लगा हुआ था रिश्वत के तौर पर, ताकि इसे एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करवा सके। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल लोग का, आई मीन डायरेक्टर जो भी है हेड वगैरह का, उसका स्टूडेंट बन चुका है और वो उसे मक्खन मारने के लिए आया हुआ है और कहने लगता है कि आप मुझे ब्रदर क्वाइन कहकर बुला सकते हो। मैंने तो ये हमेशा जाना करता था कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और आपका भविष्य वाकई में बहुत ज्यादा उज्जवल है। अब जबकि जो हेड है उनकी आंखें तुम पर है तो तुम हमारे सभी के सभी जनरेशन के लिए मॉडल बन चुके हो। इतनी तारीफ सुनने के बाद हमारे एमसी को ये तारीफ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती और उससे कहने लगता है कि तुम अपनी इस तरह की बकवास बंद करो, तुम्हें जो मुझसे कहना है वो जल्दी से कह दो, मैं और ज्यादा तुम्हारा मक्खन नहीं झेल सकता। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वाइन इससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बस इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको मुबारकबाद दे सकूँ। इतनी बकवास सुनने के बाद हमारा एमसी को बिल्कुल भी मूड नहीं होता इस बंदे से बात करने के लिए और वो वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तुमने मुबारकबाद मुझे दे दी है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और तुम भी यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वाइन उसे जल्दी से रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि ब्रदर भाई यार रुकिए, तो इतनी जल्दबाजी क्यों मची हुई है आपको, अभी तो मेन इवेंट स्टार्ट हुआ है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्त गिफ्ट लेकर आया हूँ माफी के तौर पर। उस समय पर मैं आपसे जिस तरह के पैसे मांगने में लगा हुआ था उस समय पर मैं बहुत ही बेवकूफ़ था और मैंने तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि आपका जो मिस्टर बाय का जो टैलेंट है वो इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है जू रेस्टोरेंट में, वो भी 2 मंथ के लिए। और तभी वह हमारे एमसी को एक बॉक्स देता है और उससे क्या लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो जिससे कि आप मुझे माफ़ कर सकते हो मेरे व्यवहार के लिए जो भी मैंने आपके साथ किया था। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसे देते हुए मैं आपको यानी कि ब्रदर बाय को गोंग हेड के मेंटी बनने की मुबारकबाद देता हूँ। इसे देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज से भर जाता है और फटाक से उस बॉक्स को लेने के बाद उससे कहने लगता है कि ब्रदर क्वाइन आप तो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो। इसने ना कुछ कहा सीधे डायरेक्ट बॉक्स को ले लिया है। उसके बाद जो ब्रदर क्वाइन होता है वो हमारा एमसी से कहने लगता है ये तो मैं हूँ जिसे आपको धन्यवाद कहना चाहिए था कि आपने मुझे एक मौका दिया और मुझे माफ कर दिया ब्रदर भाई, और मैं आपकी ही केयर में रहूंगा फ्यूचर से, तो मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इस गिफ्ट को पाने के बाद वो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बंदे को देखो तो जरा, ये बंदा पैसों को बहुत ज्यादा पसंद करता है लेकिन ये वाकई में कभी कभी बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है कि इसे पता है कि कब पैसे इसे खत्म करने चाहिए, खर्च करने चाहिए और कब पैसे लेने चाहिए और कब देने चाहिए,
ताकि वो मेरे को फेवर कर सके। और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर क्यू एंड ब्लड पिल्स होती हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज होती है। मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसने अपने सारे के सारे पैसे का इस्तेमाल कर लिया होगा, और तो और एक इनर अप्रेंटिस सिर्फ मंथ में एक ही बार में एक ही पिल पाता है, और लेकिन इस बंदे ने 12 पिल पा ली है, वो भी एक साथ। ये चीज तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। और तो और मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है कि ये जो पिल्स हैं वो दूसरों की प्रैक्टिस करने में, कल्टीवेशन करने में और उनकी स्किल्स की लेवल को बढ़ाने के लिए उनकी जो स्पीड है इस पिल को खाने से बढ़ जाती है और तुम्हारे क्यू एंड ब्लड को बढ़ा देती है। मुझे पता है कि जो मैंने क्यू एंड ब्लड की पिल इस्तेमाल की थी ना इससे पहले, वो रेड कलर वाली, वो काफी ज्यादा अच्छी थी इसके मुकाबले में, लेकिन जो स्टफ है वो थोड़ा एवरेज टाइप का, मतलब बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। और वो ज्यादा सोचता समझता नहीं और डायरेक्टली अपने मुंह में उस पिल को डाल देता है, और तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है या फिर एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसको देखते हुए वो मन काफी ज्यादा खुश होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी सारी की सारी जो अभी स्ट्रेंथ मैंने ट्रेनिंग में गवा दी थी, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ अचानक से एक झटके में वापस आ गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनफाइनाइट टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी इस मूवमेंट पर। और मेडिटेशन स्टेंस है वो मेरी फायर्स, मतलब जो बहुत ही ज्यादा तेजी से क्यू एंड ब्लड बहने में लगी है, उसे शांत कर सकता है, बिल्कुल किसी शांत नदी की तरह बहा सकता है, और मेरी स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और इस वक्त जो मेरी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा वार्म फील होने में लगी हुई है, और इतना ही नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। और तभी वो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है इसको खाने के बाद 0.02 तक बढ़ चुकी है, और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो मेरी एबिलिटी और मेरी जो साइकिक है वो भी 0.01 तक बढ़ चुकी है। यह जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि लगता है इस चीज को और इस सिचुएशन को देखने के बाद जो क्यू एंड ब्लड है, ब्लड पिल्स है, वो मेरे लिए ज्यादा इस्तेमाल वाली चीज नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिटेशन स्टेज की कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच चुका हूं, इसलिए ये पिल्स मुझ पास ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएंगी। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ना हो उससे बेटर कुछ हो, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। और जैसे सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए उसकी तरफ आता है और उसका नाम लेता है। इसको सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर उससे कहने लगता है कि ब्रदर क्यों, आखिरकार तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो कोई और बंदा ही होता है, और उससे कहने लगता है कि ब्रदर भाई, मुझे लगता है कि आपने मुझे किसी और के लिए मिस्टेक कर लिया, गलती से मुझे कोई और समझने में लगे हुए हो। तभी हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि तुम कौन हो। तभी वो बंदा अपना इंट्रोड्यूस कराता है, उससे कहने लगता है कि मैं लियू हैंग हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ। बाई जी हुए जो हेड है वह आपसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और वह काफी ज्यादा शॉक होता है ये बात जानने के बाद। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे किस तरीके से हमारा एमसी उस बंदे के पीछे पीछे जाने लगता है और जाते जाते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ। ये जो जगह है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा शांति से भरी हुई है और बहुत ही ज्यादा नाइस जगह है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। जो मिस्टर हुओ का जो घर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इसी तरीके से वह वहां पर पहुंच जाता है। तभी उसका जो दूसरे साथ आया हुआ बंदा होता है वो मिस्टर हेड होता है ना वहाँ का, उससे कहने लगता है कि मैं बाई जी को आपके पास लेकर आ चुका हूँ। तभी हमें वहाँ के लिए यांग गैंग हेड है ना, स्काई विंड हैंड का लियू डोंग, उसे हमें दिखाया जाता है। वो दूसरे बंदे को कहने लगता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चला जाएंगे। रे वो बस मजाक था और कुछ नहीं। तभी हमारा एमसी उसको सैल्यूट करते हुए उससे कहने लगता है कि इनर अपेरेंस बाय जी यूए, मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी जो हेड होता है वो हमारे एमसी से पूछते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैंने तुमसे मिलने के लिए 3 दिन तक इंतजार क्यों किया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी को जवाब देते उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया था। तभी वो एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा बेस्ट टैलेंट है, जहाँ तक कि जो क्विंग ही पूरे क्विंग जो विलेज है उसमें किसी के पास तुम्हारे जैसा टैलेंट मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि पूरे के पूरे वुजियांग डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें सिखाने के लिए कोई भी नहीं है, लायक कोई नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, और इसलिए मैंने जो लेफ्ट गार्ड है और जो राइट गार्ड है उन्हें तुम्हें लेने से, स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि भले ही तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट होने के लिए तुम्हें टैलेंट से भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है, और तुमने मुझे वाकई में इस मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मैंने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया था और तुमने इस बात को लेकर एक सवाल तक नहीं उठाया, और तुमने अपनी ट्रेनिंग पर दिन रात मेहनत की, और तुम्हारा दिल वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। भाई ये तो वैसे ही अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, इस बंदे को तो कुछ पता भी नहीं था कि इसको इसने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसका तो भाई साहब
किस्मत चमक गई और कहने लगता है इस चीजों को देखते हुए मन में सोचते हुए, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने जल्द से जल्द अपने आप को सोल एनर्जी का इस्तेमाल कर कर अपग्रेड किया था सिस्टम की मदद से, वरना मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन में सक्सेस नहीं हो पाता। दूसरी तरफ वो हेड उसे बुलाता और उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो बच्चे? ये बात सुनने के लिए हमारा एमसी एक पल के लिए सरप्राइज होता है और अगले ही पल वह अपने घुटनों के बाद टिक जाता है और उस टिकने के बाद उससे कहने लगता है कि स्टूडेंट बाय जी हुई है, मैं यहाँ पर अपने मास्टर को ग्रीट करता हूँ, और वो उसे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसका मास्टर जब उसे ग्रीट करते देखता है तो वो अपने हाथों से उसे पकड़कर उठा लेता है और उसे बताने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो मेरे अंडर में, मेरे तुम्हारे जो 2 सीनियर्स है वो भी तुम्हारे साथ ही अब से मेरे अंडर में सीखेंगे, और इस वक्त जो तुम्हारे सीनियर्स है वो ऑफिशियल से वुजियांग डिस्ट्रिक्ट के, और तुम फ्यूचर से उनसे जरूर मिलोगे। और दूसरी तरफ मुड़ते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि 7 दिन बाद यहाँ पर जो क्विंगी विलेज है उसे गार्ड के तौर पर बुलाया जाएगा। तुम वहाँ के जो गार्ड है ना क्विंगी विलेज के, उनके यानी कि यांग जंग जाओ के जो फादर है उनका 17th बर्थडे मतलब 70वां बर्थडे है, और वहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर जो लोग हैं ना वो इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। और उसी वक्त उस पार्टी में मैं सभी के सामने ये अनाउंस कर दूंगा कि मैं यहाँ तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सबको बता दूंगा। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी उसे धन्यवाद कहने लगता है। तभी जो हेड होता है वो अपनी बुक को नीचे रखते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस वक्त किसी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपनी मेडिटेशन स्टेज को स्टेंस को मेजर स्टेज तक पहुंचाना को सबसे पहले, और उसके बाद मैं सब तुम्हें एक टीचर असाइन कर दूं जो कि ट्रांसफर करेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ, वो भी हर 7 दिन में, जिससे कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होती रहेगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी सरप्राइज होते है, उससे पूछने लगता है कि मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मैं ये पूछना चाहता था क्या मैं जो मेरी बॉडी आउटर बॉडी एनचेंटमेंट है ना, क्या मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता? ये बात सुनने के बाद वो मास्टर उसका उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है, जब अब तुम पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं कर सकते हो तो आखिरकार तुम किस तरीके से आउटर बॉडी एनचेंटमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो? तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसकी बात से एग्री होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करने में लगा हुआ था, तो इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस करना होगा अभी के लिए। तभी हेड उससे कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले वापस जाना होगा और वापस जाकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, और 7 दिन बाद मैं तुम्हें किसी को इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि वो तुम्हें वहां से लेकर जाए। तभी हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि मास्टर मैं आपसे एक और बात कुछ पूछना चाहता था, और उसको सल्यूट करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहने लगता है कि जब मैं इस गैंग में एंटर हुआ था तब मुझे किसी बंदे के द्वारा फ्रेम कर दिया गया, यानी कि झूठा इल्जाम लगा दिया गया था, और उसके बाद मुझे क्लियर के तौर पर वर्क करवाया गया, और उसके रिजल्ट के कारण मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया अपने कल्टीवेट के कारण, और मैं समय पर अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाया और सीख नहीं पाया, जिससे कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, और इसकी इसी वजह से मैं उस बंदे को पनिश करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने के लिए तैयार है, और ऐसा बंदे को कभी भी जहाँ पर नहीं रखना चाहिए, उसे पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। यह बात सुनने के बाद जो हेड होता है वो उसे सांत्वना देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम अब से मेरे स्टूडेंट हो, और मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर छोटे मोटे कामों में इस तरह की दखल लेने की जरूरत नहीं है, जो आम लोग जो दूसरे लोग हैं वो इस मैटर को संभाल लेंगे। और मुझे ये बात जानकर भी काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम सिचुएशन को समझते हो कि तुम्हें कब हाथ पीछे करना चाहिए और कब अपना बदला लेना चाहिए। तुम काफी ज्यादा अच्छा वर्क किया है तुमने, वेरी गुड। तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस बंदे को अपने लॉ के अनुसार पनिशमेंट जरूर दूंगा। और हमारा एमसी ये बात जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जेड पेंडेंट उसे मिला था उस घोस्ट को मारने के बाद वो उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, ये जो जेड पेंडेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी का है, जो मुझे लियू से मिला था ना उसके मुकाबले में। क्या जो जेड में अभी पकड़ा हूँ अपने हाथ में वो बस एक रेगुलर जेड है, या फिर इसके साथ कुछ ना कुछ परेशानी है? इसका इस्तेमाल एक इविल प्रैक्टिशनर कर रहा था और वो इस जेड को हासिल करना चाहता है मुझसे, लेकिन आखिरकार इसमें ऐसा क्या खास बात हो सकती है? और तभी वो उसे अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करने लगता है और खींचने की कोशिश करने लगता है, और क्या लगता है कि चलो ट्राई करते हैं, क्या मैं इसे तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन जब वो अपनी सारी की सारी दम निकाल देता है, लगा देता है उसे तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसे तोड़ नहीं पाता, जिसको जानने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगता है और कहने लगता है कि ये एक नॉर्मल पीस है जेड का, लेकिन फिर भी ये टूट नहीं रहा। अगर ये नॉर्मल होता तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी से टूट जाता। मेरी स्ट्रेंथ को देखते हुए लगता है कि इस जेड के साथ कुछ ना कुछ तो परेशानी जरूर है। और उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने उस पंच में इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उस जेड पेंडेंट को तोड़ सके, और जेड पेंडेंट को जमीन पर रख देता है तोड़ने के लिए, और फुल फोर्स में जाकर उसको पंच मार देता है तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारता है तो हमें पता चलता है कि वो जेड पेंडेंट जोड़ों से चमकना चालू हो जाता है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उस पेंडेंट की जो जेड पेंडेंट है उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि बचने के लिए हमारा एमसी उससे बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। और तभी इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने के बाद वो जेड वहीं पर जमीन पर गिर जाता है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। और जब वो इस तरीके का बिहेवियर देखता है जेड पेंडेंट का तो वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि इस जेड पेंडेंट का जो इस्तेमाल है वो उस घोस्ट ने किया था मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। क्या ये कोई लेजेंडरी डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो कि
कहानियों में मैंने सुना है बहुत ज्यादा। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो घोस्ट है उसने इसे लास्ट रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं लगता कि इस जेड का जो जेड पेंडेंट है इसका इस्तेमाल डिफेंसिव पोजीशन के या फिर डिफेंसिव पर्पस के लिए किया गया होगा। खैर मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे जो क्यू ऑब्जर्वेशन पर्पल क्यू ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, सबसे पहले तो उसको अच्छी तरीके से मास्टर करना होगा और एक नई अचीवमेंट हासिल करनी होगी। और उसके बाद में इस पेंडेंट की यानी कि इस जेड की सीक्रेट्स के बारे में पता लगाऊंगा और उसको वापस से अपनी पॉकेट में रख लेता है। और उस पॉकेट में रखने के बाद अपने बेड के नीचे अपने हाथ को डालते हुए कहने लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए यह चीज है। और अपने उस खजाने में से 5 सेक्शन गोल्डन बॉडी की जो बुक है वो निकालता है और फिर उस बुक को रीड करना चालू कर देता है। और उसको जब रीड करना चालू करता है तो उसे कुछ नई चीजें पता चलती हैं। उसको रीड करने के बाद में सोचते हुए कहने लगता है कि ये इतनी बुरी भी चीज नहीं है, क्योंकि जो आउटर बॉर्डर अचेंटमेंट स्किल है इस स्किल के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि में जो बॉडी डिटेल्स हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन की गई हैं और बताया जाता है कि किस तरीके से इसको एक एक स्टेज में बांटा गया है हर कल्टीवेशन लेवल को, जहां पर 1 सेक्शन गोल्डन बॉडी, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन एंड 5 सेक्शन इतने में बांटा गया है इसको। और 5 टायर्स में इसको बांट दिया। लेकिन जब वो उसे और रीड करना चालू करता है तो वो उसमें उस कंटेंट को देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर तो 5 लाइन लिखी रहनी चाहिए थी ना इस पूरी की पूरी टेक्निक के बारे में। तो आखिरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें क्यों लिखी हुई है इस गोल्डन बॉडी के बारे में। लगता है कि जिस टेक्निक को मैं सीखने में लगा हुआ था वो कंप्लीट वर्जन नहीं है। सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और वह फटाक से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेता है और उसके चारों तरफ से ऑरा निकलने लगता है और अपने हाथों को इधर उधर मूव करने लगता है और ट्राई करने लगता है कि जिस तरीके से वो कल्टीवेट कर रहा है उससे उसे स्ट्रेंथ मिल रही है या नहीं मिल रही है। और उसको ट्राई करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे 1 पॉइंट मिला है, इसको स्ट्रेंथ को फोकस करने के बाद जो स्ट्रेंथ पॉइंट है ना वो 1 पॉइंट मिला है। और उसके बाद स्लोली हौले हौले से इसको रिलीज करना पड़ता है, रिलीज को आई मीन एनर्जी को, ताकि मैं इस पूरी की पूरी जो बस्ट है मेरी स्किन से निकलने में लगी जो एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टेबलाइज कर सकूं। और तभी अचानक से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं। और बताया जाता है कि इस तरीके से उसको पेन होती है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे पता था कि अगर मैं आउटर बॉडी एनर्जेटिक स्किल को प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे इतना ज्यादा पेन का सामना तो करना ही पड़ेगा और ये इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। और उसका पेन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाने लगता है और सारी की सारी एनर्जी को बॉडी से सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है। और सारी की सारी एनर्जी को निकालने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। और गिरने के बाद काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है देखने में और कहने लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी क्यू एंड ब्लड का इस्तेमाल कर लिया है। अगर मैं इसे एनर्जी का इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। और मैंने सिर्फ इसे ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दिए, 10 मिनट। और 10 मिनट भी मैं ढंग से टिक नहीं पाया, इसकी 1 साइकिल को भी कंप्लीट नहीं कर पाया ढंग से मैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम किसी लैंग्वेज की स्टडी को बहुत ज्यादा बेकार उसे पढ़ने में या फिर लिटरेचर में, और अगर तुम सीधे जाकर मार्शल आर्ट्स पढ़ते हो वो भी हाई वाली, तो तुम इसे कैसे झेल सकते हो, कैसे इसे प्रैक्टिस करोगे। आखिरकार कौन इतनी ज्यादा अमाउंट की जो क्यू एंड ब्लड इस्तेमाल होता है, कंजप्शन होता है, उसको कौन सस्टेन कर सकता है। खासकर हम जैसा बंदा जो कि अभी अभी स्टार्ट किया कल्टीवेट करना उस बंदे ने। और तभी वो अपने पैनल को देखते हुए कहने लगता है कि सच सच बताओ, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस की है उससे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जरूर पड़ा है और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी लेवल से बढ़ चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि मेरी जो एबिलिटी और साइकी वो भी बढ़ गई है। और तभी हमारा एमसी अपने आलूओं को चेक करने लगता है, यानी कि भाई बॉडी बिल्डिंग दिखता है ना अपने आलू, समझ गए होंगे जैसे समझना होता है भाई, इसे बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो अपने आलू को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं था। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा टफ हो चुकी है पहले के मुकाबले में। इस बात को जानने के बाद वह काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और खुश होने लगता है। और खुश होते हुए कहने लगता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फर्स्ट साइकिल को कंप्लीट करना होगा। और इतना ज्यादा मोटिवेशन से भर जाता है कि वो अपनी जेब से उन 2 पिल्स को निकालने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है। कहने लगता है कि जो क्वाइन मिंग ने जो मुझे डोनेशन दिया था, अब समय आ चुका है कि मैं उनका इस्तेमाल कर लूँ। और तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का, और उस रेस्टोरेंट में एक गार्ड वाला बंदा बैठा हुआ है, जिससे कि हमें याद आता है कि जो 2 नमूने थे ना जो कि उसे पकड़ने के लिए आए थे हमारे एमसी को, उन्होंने इसी के बारे में शायद इंफॉर्मेशन दी थी। इससे पता चलता है कि यही बंदा एक इविल प्रैक्टिशनर है। और तभी वो उन दोनों लोगों से कह रहा होता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जहाँ पर वो दोनों उस बच्चे की यानी कि हमारे एमसी की शिकायत करते हुए कहने लगते हैं कि वो जो बच्चा था वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा बच्चा था, उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा गंदा बदसलूक किया है। और मुझे लगता है कि मेरा जो आर्म है वो भी पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका है। मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, आखिरकार अब उन्हें कौन खिलाएगा। ये बात सुनने के बाद उसका दूसरा साथी उससे क्या लगता है कि तुम मुझसे क्या कहने में लगे हुए हो, ये सारा का सारा हमने जो काम किया है वो अपने मास्टर के लिए किया है। लेकिन तभी उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है वो हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारे काम के लिए और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स देने चाहिए। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि 2 बड़ी बड़ी भयानक आत्माएं वहां पर निकल पड़ती हैं और वह गोश्त डायरेक्टली उन दोनों के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती कि उसके पीछे 2 गोश्त खड़े हुए हैं भयानक वाले। और वो दोनों के दोनों उन्हें शुक्रिया यानी कि धन्यवाद कह रहे होते हैं।
और तभी दोनों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है अगले ही पल। और दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी से सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जा चुकी है। और उस बंदे को हमारे एमसी के नाम के बारे में पता चल जाता है और कहने लगता है कि बाय जी यूए, तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हें मुझसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। और अगले ही पल हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस फर्स्ट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करने में लगा हुआ है, जिसके कारण उसकी बॉडी से जो गंदगी होती है वो बाहर निकलने लगती है और उसको काफी ज्यादा पसीने भी आने लगते हैं, जिसको इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो कहने लगता है अपने आप से, तो फाइनली फाइनली मैंने यहाँ पर 1 साइकिल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये वाकई में बहुत ज्यादा थकान वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन जब वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से नोटिस करता है तो पता चलता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर जगह जगह पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर चोट लग जाती थी, तो जिसके कारण खून खून के धब्बे निकल आए हैं। और उसको देखकर बताने लगता है कि जो ब्लड स्टेन है, यानी कि जो खून के धब्बे हैं, वो शायद मेरे इसलिए आ गए हैं क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो खून जमा हुआ था वो मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लगा है, क्योंकि मैं 5 सेक्शन गोल्डन बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके कारण। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को पहुंचने के लिए चला जाता है और अपने कपड़ों को उतारते हुए कह रहा होता है कि मुझे आगे से अगर प्रैक्टिस करना है तो हमेशा सावधान बनकर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर इतना ज्यादा खून से सना हुआ बॉडी को किसी ने मुझे देख लिया तो मेरा जो सीक्रेट है ना वो डेफिनेटली रिवील हो जाएगा और दूसरे को मेरे बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि मेरे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाएगी। और तो और मैं यहाँ पर इस तरीके से आराम भी नहीं कर सकता और मुझे अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। और इसी तरीके से वो दिन रात मेहनत करने लगता है और अपनी उस बॉडी टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस जारी रखता है अपनी। और इतने ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनली महसूस कर सकता है कि आखिरकार इसकी जो स्ट्रेंथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड, साइको वो 2 पॉइंट से बढ़ चुकी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुखद वाली बात है कि जो मेरी स्पिरिट पावर है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है। तभी वे अपने खजाने से अपने बॉक्स को निकालता है और उसे खोलते हुए क्या लगता है कि मैंने अपनी सारे के सारे ब्लड क्यू पिल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है सिर्फ कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग में। अब क्या करना चाहिए बाद में? क्या मुझे और ज्यादा ब्लड क्यू पिल्स की जरूरत पड़ेगी, उन्हें खरीदना चाहिए, या फिर जो बुक जो सजेस्ट करती है मुझे उसे फॉलो करना चाहिए और मेडिकल बात लेना चाहिए हमेशा मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेडिकल बात लेने के लिए जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं और अगर मैंने उन्हें खरीदने की सोची तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, डॉटर्स हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे ब्लड क्यू पिल्स पर ही डिपेंड रहना चाहिए अभी के लिए तो। और इतना कहने के बाद वो अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है और जब वह सोने के लिए बेड पर जा ही रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कल जो मेरे मास्टर ने मुझसे वादा किया था, कल का दिन वह आ चुका है कि जहाँ पर मुझे कल ही मेरे फादर का भी बर्थडे है। जब मैं वहां पर जाऊंगा मुझे मार्केट प्राइस पे अपनी नजर डालनी होगी ताकि मैं मेडिकल बात के इंग्रेडिएंट जो मिलते हैं उनकी प्राइस के बारे में पता लगा सकूं, वो भी सस्ते से सस्ते दाम में अच्छी से अच्छी चीज। और बात करें उस ड्राइंग कैरेक्टर के बारे में, जाने की तालिस्मैन बनाने के बारे में, मुझे कल से शायद उसे भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। तभी नेक्स्ट डे में हमें फ्रंट हॉल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा एमसी और जो दूसरा बंदा था वो वहाँ पर उसके साथ आ जाता है और यहाँ पर हमारे एमसी ने अपने कपड़ों को बदल लिया है और मास्टर के सामने उसे सैल्यूट करता है। उसका मास्टर उससे कहने लगता है, मुझे तुम्हें बहुत बढ़िया न्यूज सुनाने दो। तो ये जांग बो है, उसे हमने ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया है क्यू रिवर हार्बर में किसी वर्कर के तौर पर काम करने के लिए। और बात करें वांग जियान के बारे में, उसे भेज दिया गया है लांगजियाओ माइंस में माइनर बनने के लिए। और आज से और अभी से मैंने ये निश्चित कर दिया है कि आज के बाद वो कभी भी सन नहीं देखेंगे, लाइट की रोशनी नहीं देखेंगे। और यहाँ पर हमारे एमसी का बदला हो चुका है। वो काफी ज्यादा खुश होता है ये बात जानने के बाद और अपने मास्टर से क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, आपने मुझे वाकई में इंसाफ दिला दिया है। और अगले पल दिखाया जाता है कि वो एक बग्गी में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं और जब वे तीनों की तीनों वहां से जा रहे होते हैं तभी मास्टर हमारे एमसी से पूछते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुमने जो अपनी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है क्या तुमने अभी से स्टार्ट कर दी है? तुम आखिरकार अभी तक तुमने यहाँ पर क्या सीखा है? ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो उससे कहने लगता है कि जो मेरे अंकल सुनेंगे, पता नहीं कौन से अंकल, नाम बदल दिया होगा शायद ऑथर ने, आई थिंक जो भी है, आई मीन अंकल सुन के बारे में बात करने में लगा हुआ है और बताने लगता है कि जो मेरे अंकल सुन है उन्होंने मुझे 18 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक यानी कि नाइफ स्किल के बारे में सिखाया है। और दूसरी तरफ ये कहते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं अपने मास्टर को 1 परफेक्शन पंच के बारे में नहीं बताने वाला। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन अगर कोई बंदा अपने इस अचीवमेंट आई मीन इस टेक्निक में अचीवमेंट हासिल करना चाहता है और ग्रेट हाइट्स तक जाना चाहता है स्वॉर्ड टेक्निक्स में, तो उस बंदे को सबसे पहले अगर पावरफुल बनना है तो अपने किलिंग इंटेंट को पावरफुल बनाना होगा। और तुम्हारी एज को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी किसी को भी नहीं मारा होगा, तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे किलिंग इंटेंट को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हमारा एमसी अपने मास्टर से पूछ लगता है कि मास्टर आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार किस तरीके से हम अपने किलिंग इंटेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें ये बात पता होगा कि बाकी के जो कॉमनर्स यहाँ पर मौजूद है उन सभी कॉमनर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किलिंग इंटेंट किसका होता है? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सोचते हुए उनके बारे में सोचने लगता है जो कि
जानवरों की बलि देते हैं खाने के लिए। जो शेर्स वगैरह होते हैं वो लाइव स्टॉक को मारते हैं, क्योंकि जब उन्हें मारते हैं तो उनकी आंखों में जो डर और जो खौफ आ जाता है ना, और जो एकदम ऐसा होता है पूरी तरीके से कोल्ड हो जाती है, जैसे कि किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कौन मरता है कौन जिंदा है। और किसी इंसान की आंखों में जितना ज्यादा उसकी कोल्ड ब्लडेडनेस दिखेगी उतने ही ज्यादा जो लाइव स्टॉक्स है वो उससे बहुत ज्यादा डरेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही एक किलिंग इंटेंट है? और उसके मास्टर का सवाल सुनने के बाद सवाल सुनने के बाद तो जवाब देता है कि मास्टर, इस सवाल का जवाब है बचर। ये बात सुनने के बाद मास्टर खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वह एक बचर है और मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में अरेंज कर सकता हूँ उस सिचुएशन के बारे में जहाँ पर तुम स्लेटर हाउस में अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर जा सकते हो और अपने किलिंग इंटेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सबसे द बेस्ट ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा तुमको, और इतना ही नहीं बल्कि मैं सबसे द बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी उसकी। और इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने के बाद जो डिपेंड करता है वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आखिरकार क्या सीखती हो और क्या करते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी तक उससे कहने लगता है कि मुझे स्वॉर्ड टेक्निक्स वाकई में बहुत ज्यादा पसंद है और मैं स्लेटर हाउस में जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। फाइनली मैं जितने चाहूँ उतने ज्यादा सोल पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ जो मैंने उस प्रैक्टिस के दौरान खो दिए थे। और तभी उनकी बग्गी एक जगह पर जाकर रुक जाती है और हमारा एमसी जब बाहर उतरता है तो बाहर देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एमसी और उसका जो मास्टर है वो वांग जियांग लुओ पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी होने वाली है। और जब वे दोनों के दोनों अंदर जाने में लगे हुए होते हैं तभी उनका जो सर्वेंट है वो उनका नाम लिखता है और अनाउंस करते कहने लगता है कि जो लिये यांग गैंग लीडर है स्काई विंड हैंड लियू डोंग, उन्होंने क्यू क्या और रियू यू को पेयर को गिफ्ट किया है, वो भी 200 गोल्ड टेल के साथ। यह बात सुनने के बाद वहां पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो काफी तो सरप्राइज हो जाते हैं और कानाफूसी करते हैं उससे कहने लगते हैं अपने आप से साथियों से, क्यों क्या और यू ये इस अर्थ की सबसे ज्यादा बेस्ट ज्वेलरीज में आती है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा प्राइसलेस है और काफी ज्यादा कीमती चीज है। और इस बार जो 200 गोल्ड टेल्स उसने प्रोवाइड करवाई है उनकी जो कीमत है वो कम से कम 1000 सिल्वर टेल्स है और कोई भी इनके गिफ्ट्स को बुरा नहीं कह सकता। तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं, क्योंकि प्रोवियंस का लीडर होता है जिसका नाम यांग जेंग लिंग है। वो वहां पर आता है और उससे कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लियू, आप मेरे फादर के बर्थडे सेरेमनी पर आए, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी जो हमारे एमसी का मास्टर होता है वो भी उसे सैल्यूट करने लगता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं एल्डर यांग के बर्थडे पर कैसे नहीं आ सकता। तभी जो सामने वाले लीडर होता है प्रोवियंस का वो उससे पूछ लगता है कि ये आपके पीछे कौन है। तभी उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि, और उससे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये बंदा मेरे द्वारा एक्सेप्ट किया गया नया स्टूडेंट प्रिंसिपल है और इस बंदे का नाम जी यूए है। जी यूए जल्दी से आ गया हो और ग्रीट की जल्दी से प्रोवियंस लीडर को ग्रीट करो। तभी हमारा एमसी आगे जाता है और उसे ग्रीट करने लगता है और इस तरीके से देखने के बाद वो प्रोविंस लीडर हंसते हुए से कहने लगता है कि आपको बहुत ज्यादा खुश मुबारकबाद कि आपको एक और बहुत ज्यादा वंडरफुल स्टूडेंट मिल चुका है। इस बच्चे की किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आखिरकार इसे ब्रदर लियू का रिसिपल होने का मौका जो मिला है। इसका जो फ्यूचर है वो किसी बहुत पूरी तरीके से लिमिटलेस रहेगा। और जब उनकी कन्वर्सेशन इस तरीके से बातचीत चली रही होती है तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। इनकी शक्ल देख कर ही लग रहा होता है कि ये लोग इस बंदे से बहुत ज्यादा जलने में लगे हुए हैं। और तभी दूसरा जो बंदा होता है वो आग में घी डालने का काम करता है। भाई ऐसे दोस्तों से दूर रहो तो बेटर रहेगा। और तभी उसका दोस्त उस बंदे से कहने लगता है कि ब्रदर का ये बंदा अभी अभी यहाँ पर आया है और यहाँ पर आपने जो अपने लिए लेम लाइट बनाई हुई थी सारी की सारी इसने लेम लाइट चुरा ली है। अब आपके बारे में तो कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर हम बात करें ले रैंक गैंग के बारे में उन दिनों के बारे में, तो वहां पर उस समय पर आपके यानी कि काओ की जो काओ गैंग है, काओ गैंग ही वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उस गैंग में। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे हूँ कहता है और उससे कहने लगता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, जब इसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया जाएगा तब पता चलेगा इसकी औकात। मैंने तो ऑलरेडी क्विंगी को अपने पीछे छोड़ दिया है और मुझे नई जगह मिल चुकी है पूरे के पूरे वू जियांग प्रोविंस में। तो आखिरकार मुझे इस छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या परेशानी होने वाली है और मैं इनसे परेशानी क्यों भी उठाऊं, क्यों जलूं इनसे। लेकिन उसके जो साथी होता है वो उससे कहने लगता है, नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता, तू जल भाई, नहीं तुझे जलाकर ही छोड़ूंगा मैं तो। और उसको जलाकर ही छोड़ के मानेगा भाई ये बंदा। और तभी बीच में बोल पड़ता है, लेकिन ब्रदर यहाँ पर सभी के सभी लोग बाई जुए युए के बारे में बात करने में लगे हुए हैं और सभी लोग ये कहने लगे हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है और आपको सरप्राइज कर देगा एक दिन। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब मैं उनके माउथ को उनके मुंह को बोलने से रोक तो नहीं सकता ना, वो जैसा चाहे वो वैसा बोल सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। और जब लोग कन्वर्सेशन करने में लगे हुए होते हैं तभी पीछे से कोई चिल्लाने लगता है कि जो टाओइस्ट है 5 पास के वुडोंग माउंटेन से उन्होंने हेल्थ प्रिजर्विंग पिल्स की एक बोतल को गिफ्ट किया है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं सोल कल्टिवेटिंग पिल्स को बोतल को भी गिफ्ट किया है और 10 पीस किए हैं हॉली इंस्क्रिप्शन के और उनके साथ 2 स्टूडेंट उनके आने में लगे हैं। जब सभी के सभी लोग टावर्स्ट ऑफ 5 पास के बारे में बात करते हैं तो वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि इसके बारे में तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी।
यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो टाओइस्ट है 5 पास के, वो किसी पत्थर को सोने में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा लोग नहीं है जो कि इनकी प्रेजेंस में इनसे जाकर मिल सके। किसने इसके बारे में सोचा था कि जो 5 पाथ के मास्टर है वो यहाँ पर एल्डर यांग के बर्थडे सेरेमनी को अटेंड करेंगे। और जहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग मौजूद है, इनमें सबसे ज्यादा एल्डर यांग को छोड़कर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बंदे हैं जी। और जब हमारा एमसी इसको देखता है तो सरप्राइज होते मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार जो 5 पाथ का जो टावस्ट है, इसका जो नाम है वो चारों तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये किस तरीके का बंदा होगा। और सीधे जाकर अपने मास्टर से पूछ लगता है कि मास्टर, आखिरकार ये 5 पास का जो टावस्ट है वो बंदा किस तरीके का बंदा है, आखिरकार ये है कौन। और सभी के सभी लोग इसको इतना ज्यादा चने के झाड़ पर क्यों चढ़ाकर बैठे हुए हैं। तभी ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जो 5 पाथ के जो मास्टर है, जो टावस्ट है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि कल्टीवेशन वे में प्रोफाउंड है और आजकल जो काफी मात्रा में डेविल क्रीचर से यानी कि इविल क्रीचर से निपटने में लगा हुआ है, जो कि हर तरफ घूमने में लगे हुए थे। और इसी टाविस्ट की मदद से जो हमारा क्विंग ही प्रोवियंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वो आज के दिन तक। तो ये नेचुरल सी बात है कि सभी के सभी लोग इस बंदे की रेस्पेक्ट करेंगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि अगर ऐसी बात है मास्टर, तो आप मुझे ये बताइए कि कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने ये सुना है कि जो लोग कल्टीवेट करते हैं और उसमें अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं वो इमोर्टल बन सकते हैं, क्या ये बात सच है? और कल्टीवेट करने का जो रास्ता है वो वाकई में पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। लेकिन बात करें इमोर्टलिटी के बारे में, ये बस एक एग्जैगरेशन है, यानी कि सब लोग सिर्फ झूठ बोलने में लगे हुए हैं। बात करें उन लोगों के बारे में जो कि मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, वो कम से कम 150 ईयर तक जी सकते हैं वो बिना किसी परेशानी के। तभी हमारा एमसी अपने मास्टर से फिर से पूछता और कहने लगता है कि यहाँ पर वाकई में इस तरीके के क्रीचर्स हैं तो कि हम जो कि पूरे के पूरे प्रोविजंस को घेर कर रखे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है, एक बंदा कह सकता है कि ये इतने ज्यादा नहीं है लेकिन इतने कम भी नहीं है। यहाँ पर जब बात करें नॉर्मल क्रीचर्स के बारे में तो हमें उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात करें उन लोगों के बारे में जो कि सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं, वो स्पिरिट्स होती हैं। यहाँ तक कि वो नहीं बल्कि में डीमंस भी उससे पावरफुल आ जाते हैं। और जब तुम उन डीमन से फाइट करो तो तुम्हें उनसे काफी ज्यादा सावधान रहना होगा उनसे फाइट करने के लिए, ताकि वो तुम्हें खा ना जाए, क्योंकि वो काफी पावरफुल होते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोविंस के आसपास चारों तरफ इतने ज्यादा सराउंडिंग में रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जिससे कि वो सभी के सभी पावरफुल डेविल और डीमंस सरवाइव कर सके। और ना ही उनके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज कई मात्रा में बहुत ज्यादा हाई मात्रा में प्रोवाइड करवा सके। तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतनी सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है, और मैं यहाँ पर ये सोचने में लगा तो अभी तक यहाँ पर जितने भी इविल क्रीचर्स घूमने में लगे हुए हैं, ये सारी की सारी घटना टाओइस्ट 5th पीस जो 5 रास्तों के टाओइस्ट है उनके द्वारा किया गया है। किसे पता था कि यहाँ पर स्पिरिट और डीमन भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इस मामले में बहुत लैग कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा पीछे हूँ इस मामले में। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे और भी नॉलेज हासिल करनी होगी। तभी प्रोवियंस का लीडर उसके पास जाता है, उसका ख्याल रखता है, उससे कहने लगता है कि आप इस तरफ आइए टावर्स। और तभी हमारा एमसी उस बंदे का चेहरा देखता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये बंदा है 5 रास्तों का टावर्स। ये इसकी जो प्रेजेंस है वो वाकई में इतनी सोची थी उससे ज्यादा पावरफुल है। और जब वह अपने 2 स्टूडेंट के साथ वहां से गुजर रहा होता है तभी उसकी जो बाकी के लोग होते हैं वो उसके 2 स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि जो मोटा मोटा स्टूडेंट आपको दिखने में लगा हुआ है मेन 5 रास्ते वाले टावर्स के पीछे, वो इसका पहला डिसिपल है जिसका नाम जांग यू चैंग है। और दूसरे बंदे वाले में बात करें वो सेकंड डिसिपल है जिसका नाम वू हाओ है। तभी हमें वू हाओ को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर बहुत ही बड़ा मोल होता है और उसके कमर पर एक गार्ड लटका हुआ है। जब हमारा एमसी इन 2 चीजों को नोटिस करता है तभी इसके दिमाग की घंटी बजती है और भाई ये समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जो कि उन 2 लोगों ने मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और उसने ये भी बताया था कि इसके जस्ट आंख के नीचे एक मोल मौजूद है और वो हमेशा अपनी कमर पर एक गार्ड लटका कर फिरता है, उसमें पता नहीं क्या है पर जो भी है। और तभी जो दूसरा बंदा होता है सेकंड डिसिपल, वो उसकी तरफ घूमने लगता है हमारे एमसी की तरफ, जिसको देखकर हमारा एमसी डर जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है ताकि वो उससे अपनी नजरें ना मिला सके। और जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो 5 पार्ट टावर्स का जो स्टूडेंट है वो हाँ, तो अब समझ में आया कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगी हुई थी। ये बंदा है वो जो कि यहाँ पर पालने में लगा हुआ इविल स्पिरिट्स को, इविल क्रीचर्स को, और उन्हें डिमोनिक पाथ पर कल्टीवेट करने में लगा हुआ है। ये बंदा डिमोनिक पाथ पर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और तभी वो की नजर अचानक से किसी चीज पे पड़ती है और वहीं पर रुक जाता है और रुकने के बाद वो हमारे एमसी को घूरने लगता है। और जहाँ पर ये देखता है हमारा एमसी तो काफी पसीना पसीना हो जाता है डर के मारे हुए। यहाँ पर वो हाउ पीछे मुड़कर हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम जैसा पुअर टावर्स्ट, इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारे चेहरे के पूरे रंग उड़ गए हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने मुझे कहीं पर देखा और पहचान लिया हो? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, मुझे लगता है कि वो गलतफहमी हुई है। और उससे माफी मांगते हुए घबराते हुए उससे कहने लगता है कि जब मैं जैसे लो बंदे ने पहली बार इमोर्टल के चेहरे को देखा तो मैं उस चेहरे को देखने के बाद काफी ज्यादा इमेंस शौक में चला गया था और मैं अपने मैनर्स को भूल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर जो एल्डर इमोर्टल है वो काफी ज्यादा मैग्नीमियस होंगे
और मुझे माफ कर देंगे। इसको जानने के बाद वो बंदा हंसने लगता है और उससे कहने लगता है वो तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है। और तभी जो वो होता है वो हमारे एमसी को डरने की कोशिश करने लगता है और अपने पैसे को रिलीज करके उससे कहने लगता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब वो इतने खतरनाक स्पेशल एनर्जी को रिलीज करने लगता है तो हमारे एमसी की फट जाती है उसको महसूस करने के बाद, और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि अब तो मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। ये प्रेशर तो मैं समझ चुका हूँ। ये प्रेशर और किसी का नहीं बल्कि इमोर्टल से आने में लगा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। मुझे मूव करने दो, मुझे मूव करने दो, प्लीज मुझे मूव करने दो। तभी एक हाथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, और इस वक्त हमारा एमसी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि उससे जाकर फाइट कर सके, और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उससे फाइट ना कर सके और काफी तक घबराया होता है। और जब ऐसी सिचुएशन होने में लगी होती है तभी वह मास्टर उसकी तरफ आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है ताकि वो उसके प्रेशर को दूर भगा सके उससे, और उसके प्रेशर को हटाने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जो जी हुए है वो उसे अभी यहाँ से जाना होगा। टाओइस्ट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसके बच्चे से आपको क्या काम। जैसे ही हमारा एमसी इस बात को नोटिस करता है कि मास्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और अब मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, शॉक होता है। तभी वो बंदा अब उसके हमारे एमसी के मास्टर के बारे में बात कहने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम जैसे लोली को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम लियू डोंग लिए यांग सेक्ट के डिसिपल हो। क्या तुम्हें मुझे अभी तक याद रखा। जब हमारे एमसी का मास्टर ऐसा कहता है उस बंदे से तो वो बंदा कुछ भी नहीं कह पाता और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर एक सेक्ट लीडर लुओ डॉन, ये बंदा कितना ज्यादा अनोइंग है, और वो डायरेक्टली मना कर देता है कि उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इस तरीके का व्यवहार उसके साथ कहने लगता है तो वो जाते जाते ये भी कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि जो प्योर टाउस्ट है वो मुझ पर गलत फहमी पाल रखा होगा और मुझे कुछ और समझ कर घूरने में लगा होगा। चलो मुझे अब यहाँ से निकल लेना चाहिए बड़ी फुर्सत में। और वो बंदा हमारे एमसी को छोड़कर वहां से चला जाता है। जब उसका मास्टर उसे इस तरीके से देखता है तो वो उसका मास्टर उससे पूछ लगता है, जी हुए क्या तुम उस बंदे को जानते हो और क्या तुम्हारा उस बंदे के साथ कोई दुश्मनी वगैरह है क्या। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने इस बंदे से कभी पहले नहीं मिला हुआ हूँ, ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं अपने मास्टर को भी इस मैटर के बारे में ना बताऊं, वरना मेरे लिए ही बड़ी परेशानी का सामना होगा। तभी उसका मास्टर उसे सावधान करता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो। भले ही मैं तुमसे ज्यादातर कहता हूँ कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो किसी भी इमोर्टल्स के पावर से बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है, जो इमोर्टल्स की पावर होती है वो वाकई में किसी मार्शल आर्टिस्ट की पावर को और उसकी एग्जिस्टेंस को सरपास कर जाती है। और बात करें हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, उनके पास जो इमोर्टल्स के पास जो मेथड मौजूद होती है हम उनसे नहीं निपट सकते। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि ये बात तो सच है, हम उनके अटैक्स को बिल्कुल भी गार्ड नहीं कर सकते। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है जो प्रेशर अभी अभी यहाँ पर रिलीज करने में लगा हुआ था वो मास्टर ने अभी तक बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। तभी उसका मास्टर उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, जो लोग इमोर्टलिटी को अल्टीवेट करते हैं वो हमसे पूरी तरीके से डिफरेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि क्या होता है, क्या कैसे होता है नहीं पता, लेकिन कुछ भी करके उन्हें गुस्सा मत दिलाना, इस बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गुस्सा नहीं दिलाने का। तभी हमारा एमसी की बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि आपका स्टूडेंट इस बात को समझ चुका है। जहाँ पर उसका मास्टर उसे समझाने में लगा हुआ होता है बाहर आने के बाद उस बगी के पास खड़े होते हुए कि इस तरीके से अगर तुम इस पार्टी को मतलब इवेंट्स को अटेंड करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि अटेंड करने के बाद तुम्हें इस दुनिया के बारे में जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो तुम्हारी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो फ्यूचर में यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होंगे तो तुम्हारा मास्टर चाहते हैं कि तुम हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सको, जितना ज्यादा हो सके उतना पॉसिबल। अब तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए और कल्टिवेट करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मुझे धन्यवाद कहता है और इस वक्त भी हमारा एमसी उसी बंदे के बारे में सोचने में लगा हुआ है और सोचते सोचते कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि जो वो हाव है वो उसे कम से कम ट्रेनिंग करते करते 5 साल गुजर चुके हैं और इसके पास कई सारी ऐसी ट्रिक्स होंगी उसके स्लीव्स में जिससे कि मुझे उसे हराने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसका डिफेंस भी काफी ज्यादा तेज होगा। तो मुझे इस बात का डर है कि मैं इसे नहीं कह सकता कि इसकी जो फिजिकल पावर है वो किस लेवल तक की होगी। लेकिन बात करें मेरे बारे में तो मैं इस वक्त करंटली डिसिपल हूँ लिये यांग सेक्ट के सेक्ट लीडर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी भी मुझ पर एक उंगली उठाने की कोशिश नहीं करेगा। और वह वहां से जा रहा होता है उसी सड़क से पैदल पैदल और कह रहा होता है कि अगर मैंने उस इविल क्रीचर के बारे में उस पार्टी में मेंशन कर दिया होता या फिर उस पार्टी में मुझे उनके इंटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, अगर मैंने वहां पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की होती तो अब तक उन्होंने एक्शन ले लिया होता मेरे खिलाफ। सबसे पहले तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तालिस्मान बनाने की जो रिसर्च है उसे कंप्लीट करना होगा और तभी वो उन शॉप्स पर जाने लगता है जहाँ से वो ब्रश खरीद सके। और उसको खरीदते हुए कह रहा होता है कि शॉपकीपर क्या आप यहाँ पर ब्रिज और वेसल ब्रिसल को सेल करते हो क्या। तभी वो दुकानदार मान जाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हमारे पास वेसल ब्रिज से लेकर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। और तब वो कई सारी उसे दिखाने लगता है ब्रशेस अलग अलग टेक्निक की, अलग अलग क्वालिटी की, और पूछ लगता है कि आखिरकार इनमें से आपको कौन सी पसंद आई यंग मास्टर। और तभी उनमें से एक ब्रश को उठाता है हमारा एमसी और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मुझे वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी का तालिस्मान बनाना है तो मुझे उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज और हर इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और बात करें इन ब्रशेस के बारे में तो इनके अंदर काफी कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है
और जब मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं वर्ड लिखने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। और वो डायरेक्टली ओनर से मना कर देता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे इससे भी बेटर चीज चाहिए, तुम मुझे वो बताओ। ये बात सुनने के बाद वो शॉपकीपर एग्री हो जाता है, उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको 1 मिनट। तभी वो शॉपकीपर एक बॉक्स निकालता है और उसे दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि ये जो ट्रेजर है वो यहाँ का शॉप का खजाना है, आप इसे देख सकते हो यंग मास्टर। लेकिन जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और जहाँ पर जो ब्रश उसे दिखाई गई होती है उसमें से बहुत बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने में लगी हुई होती है। तो वो समझ जाता है कि मैं इसी ब्रश का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मनी मन में काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि इस ब्रश पर तो कुछ लिखा हुआ है, और डायरेक्टली जाकर उस शॉपकीपर से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार इस ब्रश की कीमत क्या है। और तभी दुकानदार उसे एक्सप्लेन करता है, उससे क्या लगता है कि ये जो ब्रश बनाई गई है वो स्पेशल कारपेंटर से बनाई गई है, आई मीन स्पेशल ब्रश मेकर से बनाई गई है, जिसका नाम डान जी है। और इसकी कीमत की बात करें तो 50 टेल्स, कोई भी बार्गेस नहीं करने वाला। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि 20 टेल्स ही दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा घबराने लगता है, उससे क्या लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। इसकी बात करते हमारा एमसी क्या लगता है कि 15 टेल्स। ये बात सुनने के बाद जो दुकानदार होता है उससे क्या लगता है कि तुम जितनी ज्यादा बार्गेन करोगे तुम उतना ही लो करते जाओगे क्या, ये कोई बार्गेन बराबर नहीं है। तभी हमारा एमसी 10 टेल कर देता है। लेकिन जो विलन होता है, आई मीन जो टकला होता है, दुकानदार होता है, उससे क्या लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें 20 टेल पर देने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ पर इस तरीके से बार्गेन करने में लगे हुए होते हैं। वो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली न्यूज होती है, और वो दुकानदार भी वहाँ पर रो पड़ता है हमारे एमसी से बार्गेन करते हुए। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ पर 10 पीसेस का डिस्काउंट नहीं दोगे, आई मीन डिस्काउंट के साथ साथ मुझे यहाँ पर 10 पीसेस दे सकते हो 100 लेयर्ड पेपर्स की। और तभी वो अपना सारा का सारा सामान खरीदने के बाद वहां से जा रहा होता है, और कह रहा होता है जाते जाते कि मैंने अपने राइटिंग पेपर के लिए वो भी ले लिया है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल शॉप से जाना होगा, और वहां पर कुछ कैनेबल यानी कुछ एक्सलरीज हर्ब्स खरीदनी होगी, ताकि मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट खरीद सकूं और अपने मेडिकल बात तैयार कर सकूं। और वो दुकानदार पर जाकर से ऑर्डर दे देता है, और वह दुकानदार जाकर उसकी तैयारियां करने चालू कर देता है, और उसकी इच्छा अनुसार उसे पैक करके भी दे देता है। तभी हमें दिखाया जाता है सब सेक्शन यहाँ पर डिसिपल डॉर्मेट्री है लिए यांग सेक्ट की। तभी हमारा एमसी सर का सारा सामान लेकर आ जाता है, और कह रहा होता है उन सभी को देखते हुए कमरे में बंद होकर बैठने के बाद, ये जो तालिस्मान ब्रश है 100 लेयर पेपर है और कैनेबर है, और बात करें 5 पैकेट्स के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स मैं लेकर आया हूँ मेडिकल बात के लिए। और ये सारा का सारा सामान लाने के लिए मुझे 60 टेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कि इसे बहुत ज़्यादा पेन होने में लगा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इसने कभी भी खर्च नहीं किया है जो कि अब कर रहा है। और तभी थोड़ी देर बाद वो उस ब्रश को चेक करने लगता है, और कहने लगता है कि आखिरकार अब देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। जैसे कि मैंने सोचा था कि इसके अंदर वाकई में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। सिर्फ और सिर्फ इस ब्रश के टिप पर ही नहीं, बल्कि में इसकी जो स्टिक है इस ब्रश की, और इसकी जो आउटर अपीयरेंस है वो सिमिलर है किसी बैम्बू ग्रिप्स की। लेकिन इसको देखकर मैं बता सकता हूँ ये सर्टेन है कि ये किसी एनिमल्स की हड्डी से बनी हुई है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल ब्रश होती तो ये कभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती इसके अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये किसी डीमन की या फिर किसी बीस्ट की हो सकती है? ये बात जानने के बाद हमारा एमसी खुश होता है, और कहने लगता है कि मैंने तो इस बार जैकपॉट हिट कर दिया। और तभी भी अपने सारे के सारे सामान को एक बार जगह पर अच्छी तरीके से सजाने लगता है, और कहने लगता है कि तालिस्मान ब्रश है और तालिस्मान पेपर मेरा रेडी हो चुका है। और बात करें कैनेबर में, मैंने इसमें तालिस्मान इंक को ऑलरेडी तैयार कर रख लिया है, और किस तरीके से इस कैनेबर में इसने इंक को घोलकर डाल लिया है। और हमारा एमसी उस तालिस्मान को बनाने के लिए रेडी हो जाता है, और ब्रश को इसमें गीला करता है, और कहने लगता है कि फाइनली अब मैं अपने इस तालिस्मान को ड्रॉ करना चालू कर सकता हूँ, वो भी रियल वाला। और जब वैसे ड्रॉ कर रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मेरा इसको ड्रॉ करते हुए पहली बार है जब मैं ड्रॉ करने में लगा हुआ हूँ, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं किसी सबसे ज्यादा आसान बनाने वाला तालिस्मान है ना उसका इस्तेमाल करूँ, उसे बनाऊं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पर्ज तालिस्मान है ना उसको बनाऊंगा। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करने लगता है पर्ज तालिस्मान बनाने के लिए, तो वो जो ब्रश होती है वो इधर उधर कांपने लगती है, जिससे कि हमारे एमजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा क्यों कपा रही है भाई, और ये अचानक से इतनी ज्यादा भारी क्यों हो गई है, मैं उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा। और अगर ये ब्रश वाकई में इतनी ज्यादा हैवी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा आसानी से इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। और जैसे ही वो अपनी ड्राइंग को फिनिश करता है तो पता चलता है कि जो तालिस्मान उसने बनाया था वो किसी काम का नहीं रहता। और उसको देखते हुए क्या लगता है कि जो तालिस्मान मेरे हाथ में है इस वक्त वो थोड़ी मात्रा में भी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा है, ना ही मुझे इसमें किसी तरह की स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको बनाने में फेल्ड हो गया हूँ। और उस तालिस्मान को वहीं फेंक देता है, और उसे फेंकने के बाद फिर से अपने उस तालिस्मान को ड्रॉ करना चालू कर देता है, और क्या लगता है कि चलो फिर से देखते हैं कि अब क्या बनता है। और वो टोटली उसमें फोकस हो जाता है, और नोटिस करता है कि जो ब्रश है वो पहले से भी और ज्यादा हैवी हो गई। लगता है कि इस तरीके से काम नहीं बनने वाला, और वो वापस से उस पेज को गुड़ी मुड़ी कर फेंकने लगता है, और कह रहा होता है फेंकते फेंकते मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर एक पर्ज तालिस्मान की जो सिंपलेस्ट सबसे ज्यादा आसान तालिस्मान उसे ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और जैसे जैसे वो ट्राई करते जाता है वैसे वैसे कई सारे पेपर्स बर्बाद होते जाते हैं,
एंड अगेन ट्राई करता रहता है। और इतनी ज़्यादा ट्राई करने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कह रहा होता है कि ये तलिस्मान बनाना वाकई में इतना ज़्यादा कठिन काम है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कठिन है यार। अगर तुम बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अगर थोड़े बहुत भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मैंने जो जितनी भी मेहनत की रखी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और जब तुम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना चालू करो तो उस समय पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे कोई अंदर खींचने में लगा हुआ हो और मेरे वर्ल्ड की एनर्जी अंदर की जो डार्क एनर्जी है उसे गाइड करने लगता है कोई ना कोई, और वो सारी की सारी एनर्जी इस ब्रश के थ्रू गुजरने लगती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी इस तलिस्मान में जाने लगती है। लेकिन इसकी जो हैवीनेस है, जो भारी है, अगर ये कोई नॉर्मल ब्रश होती तो मुझे लगता है इसके प्रेशर के कारण वो ब्रश अभी तक टूट चुकी होती। और जब वे इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसे अचानक से चक्कर आने लगे और वो समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ क्या चलने में लगा हुआ है। तो वो काफी ज्यादा सर भी दुखने लगता है और क्या लगता है कि मुझे अचानक से इतना ज्यादा चक्कर सा क्यों आ रहा है, और इतने इतने ज्यादा तलिस्मान बनाए हैं कि उसके साला हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसके बेकार पेपर्स पड़े हुए हैं, कितने बर्बाद कर दिए पेपर्स। तो गाइस इसी के साथ मैं इस पार्ट को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमारा पार्ट आप सभी को अच्छा लगा रहा होगा। अच्छा लगा रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना। वही रिक्वायरमेंट है 1000 लाइक्स एंड मिनिमम 100 कमेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताना और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।